हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आवर टुडेज टॉपिक इज एंटीबॉडी। In the previous videos we had already talked about what is immunity, what is immunology and types of immunity, and we had also discussed about the type of antigens, their properties and their features. So आज का जो वीडियो रहेगा वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ के ऊपर रहेगा। तो एंटीबॉडी जानने के लिए पहले हमने जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में देख लिया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कैसे बी सेल्स जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और कैसे एंटीजन आते हैं जो हमारे शरीर में और उसके साथ एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है और वो हमारे शरीर को किसी भी टाइप के बीमारी से बचाते हैं। तो एंटीजन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एंटीजन क्या होते हैं, उनके फीचर्स हमने देख लिए थे कि एंटीजन बाहरी पैथोजेंस होते हैं, बाहरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर को इन्वेड करके अंदर आते हैं और हमारे शरीर में डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करते हैं। बट अब उनको रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या मैकेनिज्म है, उनको रोकने के लिए हमारे शरीर में जो प्रोडक्शन होता है जिस चीज़ का, दैट इज़ एंटीबॉडी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके टाइप्स को देखेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट करते हैं हम। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या, हमारे शरीर में ही बनने वाला ऐसा प्रोटीन या हमारे शरीर में बनने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे शरीर के खिलाफ जो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर आ रहे हैं उनको किल करते हैं, उन पर अटैक करते हैं। दैट्स वाई देयर नेम इज़ एंटीबॉडी। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के अगेंस्ट है, बट बॉडी में आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट हैं। ओके, सो दे आर एंटीबॉडी। अब ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ये इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, बट माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते। माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो हम बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए हम लोग पढ़ने के लिए और बुक्स में रीड करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, सो जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एक चीज़ तो आप याद रखो कि ये जो कंसिस्ट करते हैं, एक तो सबसे पहले 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और दे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 heavy chains, 2 heavy chains and 2 light chains। ओके, ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि 2 heavy chain और 2 light chains होती है आपके एंटीबॉडी में। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें आप देखो इन पार्ट्स को, तो हैवी चेन और लाइट चेन, ये पूरी एक चेन है। ये जो पूरी चेन है ये एक चेन है, ये भी पूरी चेन है, ये एक चेन है। तो हैवी कौन सी होगी, ये पूरी जो एक बड़ी चेन है या छोटी वाली, इसमें से हैवी कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है हैवी ये वाली चेन होगी क्योंकि एक बड़ी चेन है। तो दिस इज योर हैवी चेन। इधर भी यही होगा सेम। ओके, और ये जो होगी छोटी वाली वो होगी लाइट चेन। ओके, ये तो हो गया हैवी चेन, ये रही बड़ी वाली, लाइट चेन ये रही। अब पर आप इसको देखो कि जो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होगी, 2 रीजन में डिवाइडेड। अब आपकी लाइट चेन जो है वो तो 2 रीजन में डिवाइडेड है ऐसे ही। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तो डिफरेंस आपको नज़र में आ रहा है कि ये पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। तो ये जो अपर पोर्शन है ये है एक्चुअली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, चेंज हो सके। और ये वाला जो रीजन है वो है कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका वेरिएबल और ये हो गया आपका कांस्टेंट। सेम हैवी चेन में है, बस उसमें वेरिएबल रीजन जो है वो एक रहता है। आपको दिख रहा है ये जो रीजन है ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। ओके, और इसके जो लाइट रीजन है वो यहाँ पे एक होता है कांस्टेंट जो है, सॉरी कांस्टेंट रीजन जो है ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है और ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है। तो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन पार्ट 1 ये है, यहाँ पे हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन पार्ट 2 और हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन पार्ट 3। तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं कांस्टेंट रीजन के और एक पार्ट होता है वेरिएबल का हैवी चेन में।
तो आप इसको याद रखना कि जो हैवी चेन होते हैं उसमें कांस्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं और वेरिएबल 1, और जो लाइट चेन होती है उसमें कांस्टेंट 1 और वेरिएबल भी 1। ओके, ये पार्ट तो पता चला, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको दिख गया कैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो कांस्टेंट रीजन है और ये जो वेरिएबल रीजन है, ये अलग अलग रीजन क्यों है और ये अलग अलग क्या फंक्शन करते हैं। जब अलग बनाया गया है तो ऑब्वियस से कुछ अलग फंक्शन करते होंगे। ये जो आपके कांस्टेंट रीजन है, यहाँ से नीचे वाले पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है जो कि आपका कांस्टेंट रीजन है, ये क्या है कि ये पर्टिकुलर जो आपके सेल्स हैं, दैट मीन्स कि ये बाइंड करता है जाके, ये मान लो कि कोई भी सेल है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे IgE जो है आपका एक एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे, IgE वो बाइंड करता है मास्ट सेल से। उसी प्रकार जो अपने सेल के जो बाइंडिंग सरफेस है, इस सरफेस पे सेल है यहाँ पे, ये जो सरफेस है इस पे बाइंड कहाँ करना है, कैसे बाइंड करना है, ये डिसाइड करेगा ये कांस्टेंट रीजन। ये कांस्टेंट रीजन डिसाइड करेगा कि अगर एक सेल है तो इसके ऊपर अगर बाइंड करना है तो ये किसको बाइंड करना है। ठीक है, तो ये बाइंड करने की जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल के ऊपर, ये कांस्टेंट रीजन की है। और जो वेरिएबल रीजन है ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड होगा। ये है तो एक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में 2 पार्ट्स मिल गए आपको, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन जो है वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप का एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और कांस्टेंट रीजन ये डिसाइड करेगा कि ये जो एंटीबॉडी है ये शरीर के किस सेल पे जाके बाइंड करेगा, किस सेल पे जाके बैठेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है। अब ये जो 2 आपको चेन्स दिख रही है, हैवी चेन और लाइट चेन, ये बीच में जो जुड़ी हुई होती है ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं 2 हैवी चेन्स को भी जोड़ने के लिए, और हैवी चेन को जब लाइट चेन से भी जुड़ना होता है तब भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही जुड़ती है। ओके, ये चीज़ याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 हैवी चेन को या एक हैवी चेन और एक लाइट चेन को जोड़ती है, और जो हैवी चेन और लाइट चेन है उसमें 2 रीजन्स पाए जाते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल रीजन वो होगा जो कि एंटीजन को बाइंड करेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा। कांस्टेंट रीजन वो होगा जो कि सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा। ओके, आगे चलें। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करोगे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़ते आए हैं उनके मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इस डायग्राम को अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी आगे चीज़ों को याद रखने में। ओके, आप इसको ड्रॉ कर लेना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लो। ओके, सो विल गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। स्ट्रक्चर तो अपन ने देख लिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर में क्या क्या विशेषताएं हैं, हैवी चेन्स और लाइट चेन्स क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं इनके। 5 टाइप्स तो मैंने बोले कि 5 टाइप्स ऑफ होते हैं, ये आपके टोटल एंटीबॉडी 5 टाइप्स के होते हैं। एक वर्ड याद रखो, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, GAMED, गेम्ड। याद रखने में मुश्किल नहीं होगी, गेम तो सब खेलते हैं, कोई ना कोई टाइप का तो गेम खेलते होगे, तो यहाँ पे उसी हिसाब से याद रखो गेम्ड, एक डी ज़्यादा हो गया, GAMED, गेम्ड। अब गेम्ड क्या है, गेम्ड इज IgG। IG क्या है, एक चीज़ और, एंटीबॉडी है ना, इनको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं एंटीबॉडी को। उसी हिसाब से IG जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है, और G हो गया IgG फर्स्ट एंटीबॉडी, सेकेंड इज IgA, थर्ड इज IgM, फोर्थ इज
IgE एंड फिफ्थ इज IgD। तो ये चीज़ याद रखने में बहुत सहूलियत होगी। आप इस वर्ड को याद रखो, गेम्ड, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि किस एंटीबॉडी की क्या विशेषताएं हैं और किस एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है। ओके, ये पांचों आपको अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं है, 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है इसको याद करना। ओके, गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, GAMED। ओके, आगे अपन चलते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट IgG जो है ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। तो दिस इज मोस्ट abundant एंटीबॉडी, मोस्ट abundant इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ब्लड। ओके, मोस्ट abundant अप्रोक्स कितना परसेंट, 80% के आसपास तो IgG ही पाया जाएगा आपके शरीर में, आपके ब्लड स्ट्रीम में। ओके, तो IgG अप्रोक्स 80% के आसपास पाया जाएगा। उसके बाद दिस इज अ सिंगल यूनिट चेन का मतलब हो गया कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वैसा एक ही स्ट्रक्चर होगा। दैट वाज अ सिंगल यूनिट मोनोमर, तो वैसा ही एक सिंगल यूनिट चेन प्रेजेंट होगा। अब आगे हम और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगल यूनिट और डबल यूनिट या मोनोमर और डाइमर क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो सिंगल यूनिट चेन मतलब कि एक ऐसा प्रेजेंट होगा, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। सिंगल यूनिट मोनोमर तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 150,000 मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 150,000 डाल्टन्स होगा। ओके, 150,000 डाल्टन्स होगा। आगे अपन देखते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिट होते हैं, मोनोमर होते हैं, तो थोड़े छोटे होते हैं। दैट्स वाई दे आर इजीली मूवेबल इन द वेसल्स, वो इजीली ब्लड वेसल्स में मूव कर सकते हैं या ब्लड वेसल को क्रॉस कर सकते हैं। इजीली क्रॉस दी ब्लड वेसल्स, इजीली क्रॉस दी ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ही दौड़ते रहते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स को इजीली ये क्रॉस कर सकते हैं। और ये जो है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, mainly responsible for humoral immunity. Okay, दे आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। सिंगल यूनिट मोनोमर होता है, मतलब कि एक ही जो वाई चेन आपको दिख रही थी वो एक ही पाई जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट 150,000 होगा। इजीली क्रॉस द ब्लड वेसल को आसानी से पार कर पाएंगे। और दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। जी के बाद क्या था, ए, गेम्ड में जी के बाद ए, तो IgA। नेक्स्ट अपन चलते हैं IgA में। IgA, अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि हैवी चेन्स और लाइट चेन्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। जो आपकी हैवी चेन्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड गामा। लाइक गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके, ये 5 टाइप के हैवी चेन होते हैं आपके। और लाइट चेन जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली कापा एंड लैम्डा। ओके, 2 टाइप के आपके लाइट चेन्स होते हैं और हैवी चेन 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से, गामा, अल्फा, म्यू, लैम्डा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके, सो ये 5 टाइप के हैवी चेन्स होते हैं।
और 2 टाइप के लाइट चेन्स होते हैं। उसी में अपन ये जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था IgG, उसमें हैवी चेन जो है IgG में इम्यूनोग्लोबिन G, सॉरी मैं उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इम्यूनोग्लोबिन G जो था, इम्यूनोग्लोबिन G, उसमें जो हैवी चेन था वो गामा चेन था। ओके, हैवी चेन इज ऑफ गामा टाइप। इसको मैं एक बार लास्ट में सबका एक साथ ही लिख दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A। इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है ये सिंगल यूनिट और डाइमर, वहां पे अपन ने पढ़ा मोनोमर, तो मोनोमर तो यहाँ पे है, प्रेजेंट है, मोनोमर तो प्रेजेंट है, मतलब सिंगल यूनिट तो है, उसके साथ साथ कभी कभी ये डाइमर भी बनाएगा। डाइमर बनाएगा मतलब वहां पे सिंगल वाई यूनिट मैंने बताया था, यहाँ पे डाइमर है मतलब कि डबल वाई यूनिट, डबल चेन होगा। और ये जो डबल आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बाइंड करेगा, एक दूसरे से जुड़ा होगा एक जे चेन से। ओके, तो 2 होंगे, डाइमर जब बनेगा मतलब 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे किसी जे चेन से, तो सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और डबल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शंस पे, IgA के ही। इसमें हो गया सिंगल चेन या डबल चेन दोनों हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका वो 160,000 डाल्टन्स होगा। मॉलिक्यूलर वेट इज 160,000 डाल्टन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपन देखते हैं IgA में कि मेनली प्रेजेंट इन ब्लड बॉडी सिक्रीशन। बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होने का मतलब मेनली प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन। सिक्रीटरी ऑर्गन, सिक्रीटरी पार्ट्स में प्रेजेंट होने का, बॉडी से क्या क्या सिक्रीट करते हैं अपन, मेनली प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन। पसीना निकलता है, सिक्रीशन है, सलाइवा निकलता है, सिक्रीशन है, टीयर्स निकलते हैं, सिक्रीशन है। दीज आर काइंड ऑफ सिक्रीशन, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट, इन जगहों से होता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो जो बाहरी सब्सटेंस हमारे शरीर में आते हैं उनको बाहर वापस भेजने का काम करता है। दे प्रिवेंट्स द इन्वेजन ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन पैथोजन, प्रिवेंट्स द इन्वेजन या फिर अंदर आना, इन्वेजन ऑफ फॉरेन पैथोजेंस, क्योंकि उनको ये जो आपके टीयर, सलाइवा, स्वेट है, बॉडी की जो सिक्रीटरी पार्ट्स है, सिक्रीटरी चीज़ें हैं, उनके द्वारा उनको बाहर निकाल देता है। ओके, सो सिंगल यूनिट और डाइमर, डाइमर भी हो सकता है। सिंगल यूनिट तो अपन ने देख लिया, सिंगल वाई चेन, डाइमर मतलब कि डबल वाई चेन, दोनों ज्वाइन किससे होंगे, एक जे चेन से। मॉलिक्यूलर वेट 160,000 डाल्टन, मेनली प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब टीयर, सलाइवा और स्वेट मतलब पसीना या फिर थूक से या फिर आंसू से निकल सकते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंट किसको करेंगे, जबकि ये बाहर निकलेंगे, आंसुओं से बाहर निकलेंगे, चाहे आप थूकते हो किसी चीज़ को, चाहे आपको पसीना निकलता है, उसके द्वारा जो फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर के अंदर गए हुए रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ओके, सो IgA हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, GAM, M गेम्ड में, GAMED में G हो गया, A हो गया, अब है अपना M। ओके, M के बारे में देखते हैं। दे आर लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। मॉलिक्यूलर वेट इनका होगा 900,000। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, 900,000 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये जो है इतने बड़े होते हैं कि ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ब्लड वेसल्स को ये बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो साइज भी बड़ा होगा। ओके, उसके बाद दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर द फर्स्ट एंटीबॉडी, they are the first antibody to be produced। मतलब
किसी भी टाइप का फॉरेन इन्वेजन हमारे अंदर होगा, किसी भी टाइप का फॉरेन पैथोजन, फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे अंदर आएगा, तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? फर्स्ट काइंड ऑफ एंटीबॉडी इज IgM. दिस इज द क्वेश्चन विच इज continuously has been asked in different type of examination, different type of competitive examination and different type of objective type of examination. तो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो सबसे पहले सिक्रीट किया जाता है, सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी फॉरेन इन्वेजन, कोई भी फॉरेन इन्वेजन होता है, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आता है, तो उसके लिए पहला एंटीबॉडी कौन सा निकलता है? दैट इज IgM. ओके, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि ये सबसे पहले निकलता है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल बोलो, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgM ही होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मानो या सबसे ज़्यादा जिसका काम सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ, जिसका इफेक्ट सबसे पहले पड़े, जो एंटीजन को सबसे पहले या सबसे जल्दी बाहर निकाल दे या उसको किल कर दे, दैट इज IgM काइंड ऑफ एंटीबॉडी. नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं. आफ्टर IgM GAM, नाउ E. एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था कि जो E है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था प्रेजेंट किस पे होता है, बाइंड किससे करता है, कौन से सेल से? मास्ट सेल से बाइंड करता है. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था E के बारे में कि मास्ट सेल से ये बाइंड करता है. दीज आर मोनोमर्स, दैट मीन्स सिंगल चेन प्रेजेंट होगा, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगा. मोनोमर होगा तो सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगा. दे आर प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज. प्रेजेंट इन, मैं प्लस NT ही लिखता हूँ प्रेजेंट को, तो कंफ्यूज मत हो ना. प्रेजेंट इन माइन्यूट या फिर कम मात्रा बोलते हैं, प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज. ओके, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज. एंड ये किस में होता है? उन लोगों में ये इम्यूनोग्लोबिन का सिक्रीशन या फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जिनमें एलर्जीज पाई जाती है, किसी भी टाइप की एलर्जीज पाई जाती है. ओके, रेज्ड इन पीपल हैविंग एलर्जीज. ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे बाइंड्स विथ, पहले अपन ने पढ़ा था मास्ट सेल, दे बाइंड्स विथ मास्ट सेल. ओके, एंड मास्ट सेल से जब ये बाइंड करते हैं, देन दे रिलीज, जब ये मास्ट सेल से बाइंड करेंगे देन दे रिलीज हिस्टामिन. ओके, ये चीज़ याद रखना, जब ये बाइंड करेंगे मास्ट सेल से तब ये क्या रिलीज करेंगे? हिस्टामिन. और उसके बाद इनका मॉलिक्यूलर वेट आप देख लो तो देयर मॉलिक्यूलर वेट इज 190,000 डाल्टन. ओके, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज 190,000 डाल्टन. नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं. IgE हो गया, मोनोमर्स होते हैं मतलब सिंगल वाई चेन, प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे. उन लोगों में होंगे जिनमें एलर्जीज की ज़्यादा संभावना होती है, जिसमें एलर्जीज होती है. मास्ट सेल से बाइंड करेंगे और जब मास्ट सेल से बाइंड करेंगे तो हिस्टामिन का सिक्रीशन करेंगे, रिलीज करेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है 190,000 डाल्टन्स. ओके, एंड फाइनल पे अपन चलते हैं GAME. गेम खत्म हो गया, अब D बाकी है. गेम खेलने के बाद कुछ पीते हो तो गेम तो ख़त्म हो गया, अब D फॉर ड्रिंक कर लो, कुछ एनर्जी ड्रिंक. IgD के बारे में देखें तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है 180,000 होता है और दे आर सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट मतलब मोनोमर. मॉलिक्यूलर वेट इज 180,000, वहाँ पे क्या था 190,000, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज 180,000. उसके बाद लो कॉन्सेंट्रेशन में ये पाया जाता है. लो कंसंट्रेशन में पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा. उसके बाद इसका जो है एक्चुअली अभी कोई
पर्टिकुलर रोल, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमें पता नहीं है कि IgD एक्चुअली हमारे शरीर में फंक्शन क्या करता है। इतना पता है कि बी सेल रिसेप्टर जो है, या फिर ये एक तो बी सेल के सरफेस पे पाया जाता है। फंक्शन इसे हमें नहीं पता कि क्या फंक्शन है, बट दे फाउंड ऑन बी सेल सरफेस। बी सेल के सरफेस पे पाया जाता है, और ऐसा कंफर्म नहीं है बट माना जाता है कि जो बी सेल रिसेप्टर हैं एंटीजन में, जो अब बी सेल रिसेप्टर्स मतलब वैसे रिसेप्टर जो कि एंटीजन को फाउंड करते हैं, तो वहाँ पे ये पाया जाता है और वहाँ पे इसका कुछ फंक्शन होता है, बट ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। सो नोन एज बी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन, ऐसा कहा जाता है या ऐसा बोल सकते हैं। इट्स नॉट कंफर्म, इट्स नॉट प्रूव्ड येट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडी। अपन ने GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD पांचों के बारे में पढ़ लिया। IgG के बारे में अपन ने पढ़ा कि वो सिंगल यूनिट होता है, मोनोमर होता है, एक वाई चेन होती है। उसके बाद अपन ने देखा IgA के बारे में, जो कि सिंगल यूनिट भी हो सकते हैं और डाइमर्स भी हो सकते हैं। डाइमर्स मतलब एक से ज़्यादा चेन वाले। उसके बाद IgM जो है वो कि बहुत बड़े होते। अच्छा, IgM के बारे में एक और चीज़ है, IgM जो था वहाँ पे अपन ने जो डाइमर पढ़ा था IgA में, M में लिख दो कि 5 वाई शेप्ड यूनिट्स हो सकती है। 5 वाई शेप्ड यूनिट हो सकती है। 5 वाई शेप्ड यूनिट जो है वो पाई जा सकती है। 5 वाई शेप्ड, वहाँ पे 2 थे, IgA में डाइमर था 2, यहाँ पे पेंटामर है एक तरह से समझो। 5 वाई शेप्ड जो है यूनिट्स पाई जा सकती हैं, और सब है जो जॉइंड बाय J चेन। वहाँ पे 2 थी, दोनों को J चेन से ज्वाइन किया जा रहा था। यहाँ पे 5 है, पांचों को J चेन ही ज्वाइन करेगी, तो 5 वाई शेप्ड यूनिट प्रेजेंट हो सकती है IgM में, जो कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन था 900,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला, 900,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला। ओके, तो ये सारा आपका बेसिक डिस्कशन था एंटीबॉडी के बारे में, और एंटीबॉडी के टाइप्स, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। स्ट्रक्चर में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि हैवी चेन, लाइट चेन होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होता है, सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। टाइप्स में हमने देख लिया कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होते हैं, जिसमें IgM जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, जिसमें 5 वाई शेप्ड यूनिट पाए जा सकते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 900,000 डाल्टन्स के अप्रॉक्सीमेटली। और जो हैवी चेन्स हैं वहाँ पे हमने देखा था कि 5 टाइप के जो हैं हैवी चेन्स मिलते हैं। अब ये जो 5 टाइप के हैवी चेन्स हैं उसमें फर्स्ट अपन ने देख लिया कि जो IgG है वो गामा टाइप का होगा। IgG जो है दैट इज़ गामा टाइप। आई होप कि आई थिंक आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ऊपर, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ उसके जस्ट। IgG जो है वो गामा टाइप का होगा। ओके, ये चीज़ तो आपको अच्छा समझ में आई। IgG इज गामा टाइप। अल्फा टाइप में आपका IgA आ जाएगा। IgA इज अल्फा टाइप। उसके बाद देखो IgM जो है वो म्यू टाइप का होगा। IgM इज म्यू टाइप। देन IgE जो है वो एप्सिलॉन होगा। IgE जो है वो एप्सिलॉन होगा, और बच गया लास्ट में IgD जो कि डेल्टा होगा। सो GAMDE, यहाँ पे E की जगह D आ गया, D की जगह E आ गया। तो यहाँ पे क्या है, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 5 टाइप के हैवी चेन, ये 5 बता दिए। अपन ने लाइट चेन इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2 ही टाइप के होते हैं, एक लैम्डा एक अप्पा, तो ये 2 ही टाइप के लाइट चेन होते हैं, पर हैवी चेन 5 टाइप के होते हैं। इसको आप याद कर लेना, आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, इसको याद कर लेना। और
5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन तो हमने देख लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, फंक्शन देख लिए, उनके स्ट्रक्चर मतलब उनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जान लिया कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, किस में डाइमर बन रहे हैं, किस में मोनोमर है, किस में पॉलीमर है, मतलब 2 से भी ज़्यादा बन रहा है। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के फंक्शन के बारे में आप जानती हो कि कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन हमारा बी सेल सिक्रीट करता है वो होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जाके उस फॉरेन पैथोजन से बाइंड करता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है, और उसके बाद जो सेल्स हैं या किलर सेल्स हो या डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स उस पर एक्ट करते हैं और उसको किल करते हैं या फिर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने इनको नोट डाउन किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।